हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई 3 शिक्षा एक मौलिक अधिकार। अभी तक हम लोगों ने 2 इकाइयों को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है और उन 2 इकाइयों में जो भी आप लोग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में समझा है, जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई 3 को। जिन लोगों ने अभी तक पहली इकाई और दूसरी इकाई की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि वो दोनों इकाइयाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो मैंने आपको बताए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं और जिनके आने की संभावना है, उन सभी टॉपिक्स को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमारी प्रस्तावना है, इसमें कुछ जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें लिखा है, शिक्षा किसी भी राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो 93 यानी कि 93% के निकट है, जो कि केरल में है। अगर सबसे कम की बात की जाए तो 63.8 जो है वो बिहार की है। तो ये जो 3 डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। नीचे लिखा है, इकाई 1 और 2 में हमने शिक्षा के संबंध में गठित जो भी आयोग और समितियां हैं उनके द्वारा की गई संस्तुतियों का अध्ययन किया। आपने प्रारंभिक शिक्षा पाठचर्या के विकास तथा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फर्मवर्क NCF 2005 के मुख्य निहितार्थ का अध्ययन भी किया। इस इकाई में हमारा बल ये स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा बच्चे के मूल अधिकार के रूप में कैसे उभरी। यानी कि हम लोगों ने इकाई 1 और 2 में क्या किया, जो भी समितियां गठित की गई थी, जो भी आयोग गठित किए गए थे, उन पर जो भी संस्तुतियां हुई उसका अध्ययन किया, NCF के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं उसके जो मूल अधिकार हैं उसके रूप में शिक्षा किस प्रकार उभरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो पूर्णतः निःशुल्क है और अनिवार्य है। तो इस प्रकार जो शिक्षा है वो बच्चे का एक तरीके से मूल अधिकार है, और ये किस तरीके से उभरी इसका डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे इस इकाई में। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RT के प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए। 1948 में इसने जो दस्तावेज जारी किया उसका शीर्षक था मानव अधिकारों की घोषणा, तथा 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकार की घोषणा नामक दस्तावेज जो है उसको जारी किया। 2 दस्तावेज जारी किए, एक का जो शीर्षक था वो था मानव अधिकारों की घोषणा और दूसरे का था शीर्षक बच्चे के अधिकारों की घोषणा। तो ये 2 दस्तावेज जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए थे। अब आगे जो हम लोगों का पॉइंट है वो है हेडिंग, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता। इसमें है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। यानी कि या तो आप लोग इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा बोल लीजिए, या फिर फर्स्ट से लेकर के और 8th तक की जो भी शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आती है। 6 से 14 साल बोल लीजिए या फिर फर्स्ट से 8 तक की शिक्षा, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक निम्न प्राथमिक तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं पता होगा कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है और उच्च शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी क्लासेज आती हैं। तो ध्यान रखिए, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो आता है वो आप लोगों का कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो है वो आप लोगों का निम्न प्राथमिक के अंतर्गत आता है। वहीं 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षा जो है वो आप लोगों की उच्च प्राथमिक के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय है कि प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। वे बच्चे किसी भी जाति, धर्म, मानव जाति, समूह, लिंग अथवा सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। यानी कि सार्वत्रिकीकरण का अभिप्राय
का अभिप्राय ये है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देश के प्रत्येक बच्चे, यानी कि वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, यानी कि देश का एक एक बच्चा, उन सबके लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य है और वो उनका उनका मूल अधिकार है। तो इस तरीके से जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक सार्वत्रिकीकरण के रूप में आती है। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। वो बच्चा किसी भी वर्ग से आए, सबके लिए शिक्षा है वो कंपलसरी है। नीचे लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45, ये आपका अगला हेडिंग है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की असफलता के कारण, तो इसकी असफलता के क्या कारण है? इसके लक्ष्यों की प्राप्ति की असफलता के कारण है, जिस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या की इस तरीके से वृद्धि हो रही है, ये इसकी जो लक्ष्य है वो पूरा ना होने का कारण है। गरीबी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, संप्रेषण का अभाव है, बेरोजगारी है, ड्रॉप आउट बच्चे यानी कि ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ जाते हैं बीच में, जागरूकता की कमी है, अज्ञानता है, लिंग संबंधी पक्षपात, जीवन में स्थायित्व का अभाव और युद्ध स्तर पर प्रयास का अभाव। तो ये सभी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की अप्राप्ति के कारण है। जनसंख्या विस्फोट में अगर हम देखें तो जिस तरीके से जनसंख्या में जो वृद्धि आ रही, तीव्रता आ रही है, जीवन के सभी आयामों में ये समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। गरीबी की बात करें तो हजारों माता पिता हैं जिनके लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना आर्थिक रूप से उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने रुपए नहीं है या फिर स्कूल काफ़ी दूर है, तो इसीलिए आने जाने का खर्चा वो नहीं दे सकते। ये भी एक कारण है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था किस तरीके से कारण है? गरीबी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में बहुत से माता पिता अपने बच्चों को खेतों पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं। अपने बच्चों को अपने माता पिता के साथ खेत पर कार्य करते हुए या मजदूर के रूप में कार्य करते हुए देखा होगा। देखिए, आप लोगों ने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कोई आप लोग देख लीजिए, कोई खेत है या कोई भी जिसमें उनके पिताजी हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को भी उस व्यवसाय में लगा लेते हैं। तो इस तरीके से कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी शिक्षा ना प्राप्त करने का कारण है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस टाइम धान लग रहा है या गेहूँ कट रहा है तो अपने बच्चों को भी अपने साथ में खेतों में लिए जाते हैं, यानी कि उनका एक तरीके से शिक्षा का अभाव हो रहा है। वो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। संप्रेषण का अभाव किस तरीके से इसका कारण बनता है? जैसे कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या सरकारी एजेंसियां हैं उसमें लोगों के बीच में संप्रेषण का बड़ा भारी अभाव जो है वो होता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कोई आसान पहुंच नहीं होती है। स्थानीय एजेंसियां तथा गैर सरकारी संस्थाएं भी इस स्थिति में नहीं होती कि वे ऐसे कठिन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सकें, अतः ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो भी दूर के इलाके हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, वहाँ पर जा कर के कोई भी सरकारी एजेंसियां हैं या एनजीओ हैं, तो एनजीओ के माध्यम से कुछ लोग जाते हैं, बच्चों का एक झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बैठा लेते हैं और वहाँ पर शिक्षा देते हैं। कोई प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पे टीचर्स जाएं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। यानी कि इतनी दूर कोई भी शिक्षा देना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं कि हमको लोकल में ही हमारा कोई स्कूल मिल जाए, वहाँ पे हमको पढ़ाने को मिल जाए। कोई नहीं चाहता है कि इतनी दूर पहाड़ी क्षेत्रों में जा कर के वो बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें। तो ऐसी जगहों पे शिक्षा किस तरीके से दी जाती है? कोई भी सरकारी एजेंसियाँ हो गई या गैर सरकारी एजेंसियाँ हो गई, कोई संस्थाएं हो गई, एनजीओ, जिस तरीके से आपने देखा होगा एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ में जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे स्थानों पर जा करके वहाँ के बच्चों को कुछ खाना और पीने की चीज़ें देते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी जो शिक्षा है, यानी कि उनको जो बेसिक शिक्षा है, वो एक समूह बना लेते हैं और वहाँ पे बैठ कर उन लोगों को शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को जो शिक्षा है वो दी जाती है। बेरोजगारी आप लोग जानते हैं, बेरोजगारी बहुत से माता पिताओं की यह धारणा है क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षित बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने का कोई भी औचित्य नहीं है। देखिए, आजकल समाज में नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो पेरेंट्स हैं आजकल के, वो ये कहते हैं कि आजकल जिन लोगों ने, आपने एक डायलॉग सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़ लिख गए उन्होंने क्या उखाड़ लिया। यानी कि जो लोग पढ़ लिख गए हैं उनकी भी तो कहीं नौकरी नहीं लगी, वो भी खाली ही घूम रहे हैं। तो अगर हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ हमारा रुपया जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा वो हमारे साथ हमारे खेतों में हमारी हेल्प करवाएं।
जब भी आप लोगों ने कोई भी अगर टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो आप लोग देखोगे इंटर्नशिप होती है, तो अगर आप लोग जाते हैं कि बच्चों का नामकरण के लिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि पढ़ लिख कर ये क्या करेंगे। जो लोग पढ़ लिख लिए हैं वो भी तो आज खाली बैठे हैं, यानी कि बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो नकारात्मक सोच है वो हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है कि जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो भी बेरोजगार हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी इसका बहुत बड़ा कारण है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए जो इतने शिक्षित नहीं है, जो ये नहीं जानते हैं कि पढ़ने लिखने से बहुत चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। नौकरी टाइम आने पर लग जाएगी, लेकिन जो पढ़ने लिखने से उनका फ़ायदा है वो उनको और क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं, जो इतने शिक्षित नहीं होते हैं, वो यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ लिख लिया वो भी आज खाली बैठे हैं। प्रेरणा का जो अभाव है वो भी इसका कारण है। सरकारी विद्यालय जाने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करती है, फिर भी अभिभावकों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने संबंधी उचित प्रेरणा का अभाव होता है। ऐसी प्रेरणा के अभाव के फलस्वरूप बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण कम हो जाता है। देखिए, इतनी सारी सुविधाएं स्कूल में मिल रही हैं, उसके बावजूद भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इस तरीके से उनमें कहीं ना कहीं प्रेरणा का अभाव है। ड्रॉप आउट बच्चे आप लोग जानते हैं, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे, अभ्यदा प्रगतिरोध। प्रायः हम देखते हैं कि यद्यपि बच्चे विद्यालय में पंजीकृत हो जाते हैं पर फिर भी किसी न किसी कारण से बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अभ्य तथा प्रगतिरोध बच्चे की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा में पूर्ति में बहुत बड़ा बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया उनको एक संदेश देते हैं कि उन्होंने एडमिशन लिया, अब वो विद्यालय छोड़ कर आ गए। तो उनको देखकर बाकी लोग भी सोचते हैं कि इन्होंने भी तो एडमिशन लिया था लेकिन ये छोड़ के आ गए, यानी कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उनसे प्रेरणा पा करके वो लोग भी अपना एडमिशन या फिर अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो अन्य जो स्टूडेंट्स हैं या अन्य अभिभावक हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। जागरूकता की कमी तथा अज्ञानता। शिक्षा के मूल के प्रति अनभिज्ञता या अज्ञान एक अभिशाप है। हमारे समाज में बहुत से अभिभावक मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को महसूस नहीं करते और इसी अज्ञान का फल है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में पंजीकृत नहीं कराते। तो जागरूकता की कमी भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। लिंग संबंधी पक्षपात, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसमें परिचित होंगे कि प्रायः हम क्या देखते हैं कि परिवार में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है कि अगर आप लोग बहुत फोर्स करेंगे तो वो क्या करेंगे, चलो हम अपने लड़के का नाम लिखवा देंगे, लेकिन लड़की क्या है उसका नाम नहीं लिखवाएंगे, वो घर के कामकाज कराएगी। तो जो लिंग संबंधी पक्षपात है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है। क्या करते हैं वो लोग, इस तरीके से क्या होता है कि लड़के का तो जो एडमिशन है वो स्कूल में हो जाता है या उनके पास इतने रुपए की कमी है, इतने रुपए नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जितने रुपए हैं चलो हम अपने लड़के को भेज देते हैं, अगले साल जब रुपए आ जाएंगे तो लड़की का भी एडमिशन करवा देंगे। तो इस तरीके के कई सारे एक्सक्यूज जो हैं वो बनाए जाते हैं। जीवन में स्थायित्व का अभाव। कुछ जनजातीय तथा खानाबदोश के पास आज भी घर का अभाव है और उन्हें रोजी रोटी की तलाश में दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। कुछ मजदूरों के जीवन में भी स्थायित्व का अभाव है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं। ऐसी सभी अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि शिक्षा प्राप्ति उनके लिए एक दूरवर्ती सपने के समान है। यानी उनके पास कोई भी एक फिक्स जगह नहीं रहने के लिए। उनकी जो दिनचर्या है या उनका जो जीवन है वो एक खानाबदोश टाइप से है कि आज वो यहाँ रह रहे कल कहीं और होंगे। तो इस तरीके से कोई भी स्थायीपन जो है वो उनके जीवन में नहीं है। इस कारण वो लोग और अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ फिक्स नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आज वो इस जगह पे हैं तो कल भी इसी जगह पे हों। यानी कि अगर उनके पास एक प्रॉपर घर हो रहने के लिए, एक प्रॉपर जगह हो रहने के लिए, तो वो वहाँ पर परमानेंट रहें और फिर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के जीवन के बीच में, जीवन में स्थायित्व के अभाव में शिक्षा प्राप्ति उनके लिए एक स्वप्न की तरह है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संशोधन जो है वो क्या कहता है, इसमें एक हेडिंग देख रहे होंगे आप, लघु शीर्षक तथा प्रारंभ। इस अधिनियम को संविधान का अधिनियम 2002 पुकारा जाता है। कौन सा अधिनियम है? 86वां संशोधन इसको बोला जाता है। यह उस तारीख से लागू होगा जिसकी अधिसूचना केंद्रीय सरकार अपने सरकारी गजट के द्वारा जारी करेगी।
दूसरा है नया अनुच्छेद 21A का सन्निवेश। संविधान के अनुच्छेद 21 के पीछे निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार 21A राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिसे राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 45 का नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापन। संविधान के अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित अनुच्छेदों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। 6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। इसका उत्तरदायित्व राज्य का होगा जब तक कि बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाते। यानी कि जब तक कि बच्चे जो हैं वो 6 वर्ष के नहीं हो जाते, बच्चों के लिए एक पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होगा। इसका जो उत्तरदायित्व होगा वो राज्य सरकार का होगा। संविधान के 86वें संशोधन को, जिसे 2002 में अनुमोदित किया गया और जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया, की अधिसूचना भी जारी कर दी गई ताकि 86वें संशोधन को लागू किया जा सके। तो ये ध्यान रखिए, पारित कब किया गया? तो ये पारित किया गया था 2009 को। नाम क्या है अधिनियम का? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 86वां जो संशोधन है वो किसके तहत जोड़ा गया। तो किसके तहत जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A में को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो सन याद रखिए 2002 में ये जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बन गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तो देखिए, जो आपका अनुच्छेद 21 है वो जीवन की सुरक्षा से संबंधित है, कि जीवन की सुरक्षा जो है वो जो अनुच्छेद 21 है उसके बारे में है। लेकिन 21A के तहत क्या जोड़ा गया? इसी संविधान के 21A के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत ये क्या होगा? तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल हो गया। कब आया? तो 2002 में आया। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अनुच्छेद के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार का एक भाग बन गया। जिस तरीके से सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरीके से प्रत्येक बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष का है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार है। आगे देखिए, अनुच्छेद 51A भी नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार सभी माता पिताओं या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, अतः अपने बच्चों आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अब प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बन गया। देखिए, अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत इन संशोधन के माध्यम से जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको भी जोड़ दिया गया। और ये मूल कर्तव्य क्या बताता है कि वो माता पिता या अभिभावक जिनके बच्चे हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सभी को शिक्षा का अवसर है और ये उनका एक नागरिक मूल कर्तव्य है जिसका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। इस यूनिट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है उसमें छत्रपति साहूजी महाराज ने सन 1902 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिनियम पहले ही तैयार कर दिया था तथा उसे लागू भी कर दिया गया था। सन 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने सार्वत्रिक शिक्षा को एक अधिनियम पारित करवाकर बॉम्बे की सभी नगर परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। महात्मा गांधी की शिक्षा की बुनियादी प्रणाली ने भी
जिसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी के तर्क के अनुसार जिस प्रकार निःशुल्क वायु तथा जल पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और बच्चे के कल्याण का ध्यान रखना समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। तो देखिए, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रत्येक बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच का है उन प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो दिया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष का जो प्रत्येक बच्चा है वो स्कूल जाएगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन इसको पहले ही सन 1909 में साहू जी महाराज ने लागू किया था। उन्होंने क्या किया था अपने टाइम में कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी जो अधिनियम है उसको तैयार किया, उसको लागू भी कराया था। 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने भी सार्वजनिक शिक्षा को एक अधिनियम पारित करवाया। बॉम्बे के सभी परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाती थी। वहीं अगर बात करें हम लोग महात्मा गांधी की, तो उन्होंने भी वर्धा योजना के माध्यम से बेसिक शिक्षा जो है या फिर बुनियादी शिक्षा उसकी स्थापना की। इसमें उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन उन्होंने किया था। यानी कि ये सारी चीज़ें पहले ही आपको अपने इतिहास में देखने को मिली हैं और उसी को पालन करते हुए आज जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको पारित किया गया। उसी के नक्शे कदम पर आज का शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1959 में घोषित बच्चों के अधिकारों का समर्थक रहा है। अतः भारत ने सन 1974 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई, यूनिसेफ रिपोर्ट 2005, जिसका शीर्षक था आशंकित बचपन। इसके अनुसार 5 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य 7.2 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। अतः बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के प्रति वचनबद्धता के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने बच्चों के अधिनियम की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। बच्चे के अधिकार। बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उसे निकट के प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी कारण से यदि कोई बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया और बाद में वह कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसकी आयु के अनुसार की कक्षा में वह प्रवेश कर पाने का अधिकारी होगा। जैसा कि पहला पॉइंट, इससे आप लोग भली बात परिचित होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण अधिकार है और उसको उसके निकट के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि जब तक कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा नहीं हो जाती है किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क जो है वो स्कूल के माध्यम से, टीचर के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि अगर किसी कारण से ऐसा बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया है, यानी कि बीच में स्कूल छोड़ के चला जाता है और बाद में वह कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसको उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में कक्षाएं किस तरीके से हैं। तो याद रखिए आयु समरूपी कक्षाएं जो हैं वो संचालित की जाती हैं। आयु समरूपी का मतलब कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आयु के अकॉर्डिंग कक्षा में प्रवेश लेने का अधिकार होगा। यानी कि कोई बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा है, किसी कारणवश स्कूल छोड़ के चला गया, बाद में 2-3 साल के बाद वो आता है और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करना चाहता है, तो ये नहीं कि उसने प्रथम कक्षा में या फिर फर्स्ट क्लास में अपना स्कूल छोड़ा तो जब वो 2-3 साल के बाद आए तो उसको प्रथम कक्षा में ही बिठाया जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे के अंदर हीन भावना आएगी कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत हीन भावना आएगी, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो उस टाइम उसकी जो भी आयु होगी उसके अनुसार उसको सेकेंड में या थर्ड में जिस क्लास में वो एडमिशन लेना चाहता है उसमें एडमिशन लेने का उसको अधिकार होगा। उसमें उसका जो नाम है वो लिखा जाएगा। अगर कोई भी स्कूल जो है वो उसको उसकी आयु के अनुरूप एडमिशन देने से मना करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो इस तरीके से आप चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट ये बताता है कि यदि उस विद्यालय में जहाँ किसी बच्चे ने प्रवेश पाया है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे किसी अन्य नज़दीक के विद्यालय में जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हो प्रवेश पाने का अधिकार होगा।
यानी कि कोई भी बच्चा है उसने अपने पास के कोई भी प्रारंभिक स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए एडमिशन लिया है, लेकिन वहाँ पर उसको इतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं जैसी वो चाहता है शिक्षा के लिए, तो उसे अन्य नज़दीक का जो भी विद्यालय है वहाँ पर, जहाँ पर ये सुविधाएं हैं, वहाँ पर प्रवेश पाने का अधिकार होगा। इसके लिए उसकी कोई भी बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी बच्चे को राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण का अधिकार होगा। एक अध्यापक के रूप में हमें ऐसे बच्चों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है वो एक राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि किसी के पेरेंट्स हैं, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो अपने बच्चे का एडमिशन एक राज्य से दूसरे राज्य में या किसी भी स्कूल में कराना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छानुसार वहाँ पर जो उसका ट्रांसफ़र है उसको अधिकार होगा और एक अध्यापक को इसके लिए यथासंभव जो भी सहायता है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संबंधित विद्यालय में मुख्याध्यापक या प्रभारी से ये अपेक्षा होगी कि वह बच्चे के स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करें। यदि कोई प्रभावी इस मामले में विलंब करता है तो सेवा नियमों के अधीन उस पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि ये अध्यापक की भूमिका होगी कि उसके ट्रांसफ़र के लिए जो भी यथासंभव प्रयास है वो उसको करने चाहिए। जैसे कि अगर टीसी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तत्काल जो है वो प्रमाण पत्र जारी करें, तत्काल उसको टीसी दें, जिससे कि वो अपना एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में ले सकें। आगे देखते हैं, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। यदि संभव हो तो हमें बच्चे की आयु प्रमाण पत्र पाने में सहायता करनी चाहिए। इससे बच्चे को भविष्य में भी सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में उनका एज सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके अभाव में कोई भी विद्यालय उसको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। यदि संभव हो तो हमें बच्चे की आयु प्रमाण पत्र पाने में सहायता करनी चाहिए। इससे बच्चे के भविष्य में भी सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और प्रेजेंट टाइम पे उसके पास में कोई भी एज सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकता, एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने पर भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप देखते होंगे जैसे जुलाई का या फिर जब भी नया आप लोग का सेमेस्टर या नया न्यू एडमिशन्स होते हैं तो प्रत्येक जो स्कूल है वो एक तिथि जारी करते हैं कि हमारे स्कूल में मान लीजिए 6 से लेकर के और 28 तारीख तक एडमिशन्स होंगे। तो ये किसी स्कूल ने जो डेट है वो जारी कर दी गई कि मान लीजिए 1 से लेकर 28 तक स्कूल जो एडमिशन्स होंगे वो हमारे स्कूल में होंगे। अगर कोई बच्चा 28 तारीख के बाद में स्कूल में आता है और एडमिशन लेना चाहता है तो स्कूल उसको एडमिशन देगा। किसी भी हालत में वो उस बच्चे को मना नहीं करेगा कि आप जो तारीख है या जो तिथि है, निर्धारित की गई तिथि है, उसके बाद में आए तो हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं यहाँ पे लिखा है कि प्रवेश की अंतिम तिथि के समाप्त होने पर भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता और एक अध्यापक के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि आवश्यकता अनुसार हम बच्चे की पढ़ाई पूर्ण कराएं। यानी कि बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरीके से कोई भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। हम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब इस पर रोक लग गई कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना आप नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो टीचर्स पे जो कार्रवाई है वो की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित है कि विद्यालय आने में नियमित और समयबद्ध होना चाहिए। उसको निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या को पूरा कराना उसका दायित्व है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करना तथा प्रत्येक बच्चे को अधिगम अवसर प्रदान कराना। बच्चों के अभिभावकों माता पिताओं से नियमित रूप से बैठक करना और उन्हें बच्चे के समग्र निष्पादन कार्य तथा प्रगति से अवगत कराना। उन सभी प्रकार से सहायता करना जिससे बच्चा भय से, मानसिक आघात, सदमा से तथा दुश्चिंता से मुक्त रह सके तथा प्रयास करना ताकि बच्चा अपनी मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं का विकास कर सके। बच्चे का व्यापक तथा सतत मूल्यांकन करना। तो ये सारे जो है वो एक अध्यापक के कर्तव्य हैं जिनसे आप भली बात परिचित होंगे। नीचे देखिए लिखा है विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विद्यालय में अनिवार्य ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएं होनी चाहिए। यही विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन का अभिप्राय है।
जिस प्रकार माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है, और ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होंगी और प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य माता पिताओं के वर्ग से चुने जाएंगे। प्रबंधन समिति निम्न कार्य संपादित करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी हाईलाइट किया था कि 50% महिलाएं होंगी। केवीएस में क्वेश्चन आया था कि जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए जो सीटें हैं या आरक्षण है वो दिया गया। तो याद रखिएगा 50% विद्यालय की कार्य समिति में जो है या प्रबंधन समिति में जो महिलाएं हैं उनको लिया जाएगा, और अधिकांश जो पदाधिकारी हैं तथा सदस्य जो होते हैं वो माता पिताओं के वर्ग से ही चुने जाते हैं। अब देख लीजिए प्रबंधन समिति जो है वो कौन से कार्य संपादित करेगी। विद्यालय के कार्य संचालन और मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना को तैयार करना तथा उसे अनुशासित करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनिटर करना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशनरी के तहत कार्य करना। आगे देखिए पाठचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं। वो क्या है? तो पाठचर्या बाल केंद्रित तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी। ये इतनी लचीली होनी चाहिए कि विभिन्न योग्यताओं को अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित बच्चों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सके। ये पाठचर्या समावेशी हो ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस पाठचर्या का निर्माण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ये इतनी सक्षम हो कि बच्चों में ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा का विकास कर सके। आप इस विचार से सहमत होंगे कि पाठचर्या क्रियाकलाप द्वारा अधिगम का विकास होना चाहिए। इसमें खेलकूद, क्रीड़ा आदि के लिए तथा पाठ सहगामी क्रियाकलाप के लिए पर्याप्त अवसर हों। जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं करता उसकी कोई बाह्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ाना हमारा दायित्व है। हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे के स्वीकारात्मक आवृत्तियों तथा जीवन के सकारात्मक मूल्यों का विकास हो। हमें उसमें विभिन्न कौशलों को प्रोत्साहित करना, क्रियाकलाप द्वारा अधिगम तथा अन्वेषण की भावना का विकास करना चाहिए। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली। तो शिक्षा का अधिकार का मानक नियम प्रलेख हमारी अपनी वर्तमान अवस्था में निम्नलिखित का उल्लेख करता है, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियां ताकि उनके समकक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके। पड़ोस विद्यालयों की भौतिक सीमाएं, राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य, विद्यालयों की उन्नति, यातायात सुविधाओं का प्रावधान अथवा आवासीय सुविधाओं और निर्योग्यताग्रस्त बच्चों के अन्य प्रकार की सहायता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें आदि से संबंधित। एक स्थानीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे के रिकॉर्ड रखने की विधियां और उनका विवरण, समाज के कमजोर वर्गों तथा सुविधा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के पंजीयन तथा कक्षा संचालन से जुड़े मुद्दों पर अध्यापकों तथा विद्यालयों के उत्तरदायित्व, प्रत्येक बच्चे के लिए अपेक्षित आयु प्रमाण दस्तावेज, सभी बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा विविध प्रविधि, वे शर्तें तथा प्रविधि जिनके अंतर्गत मान्यता प्राप्त की जा सकती है, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना तथा कार्य, विद्यालय विकास योजना जिसका परिरूप विद्यालय प्रबंधन समिति बनाएगी तथा उसे मॉनिटर करेगी, और लास्ट है अध्यापक अर्हताओं संबंधी मानदंड। तो इन सभी बातों का मानक नियम प्रलेख जो है वो उल्लेख करता है। आगे देखिए प्रारंभिक भाग, इसमें लिखा हुआ है इस अधिनियम के प्रारंभिक भाग में शिक्षा के अधिकार के नियमों की मुख्य अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है। काम में बताया गया है कि अधिनियम से तात्पर्य है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009। खा में है आंगनवाड़ी का अर्थ भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय की समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र। गा है नियत तिथि से अभिप्राय है वह तिथि जिस पर सरकारी गजट की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम लागू होता है। घा में बताया है कि अध्याय, भाग तथा अनुसूची का अर्थ है क्रमशः इन अधिनियम के अध्याय, खंड तथा अनुसूची।
यहाँ में बताया है बालक का अर्थ है वह बच्चा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के भीतर है। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि बालक से क्या अभिप्राय है या फिर किस आयु वर्ग के बच्चों को बालक कहा जाता है। तो ध्यान रखिए 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको बालक की श्रेणी में रखा गया है। अगला है विद्यालय संचय विकास से अभिप्राय है व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर आधारित बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड। और 6 है स्कूल मैपिंग का अर्थ है विद्यालय अवस्थिति की इस प्रकार योजना बनाना कि सामाजिक व्यवधान या अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके। अगला हेडिंग है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चे के अधिकार। उन विद्यार्थियों को जिनका दाखिला विलंब से हो पाया है विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक विशेष प्रशिक्षण देंगे ताकि वे बच्चे शैक्षिक तथा भावात्मक दृष्टि से कक्षा में शेष बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएं। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने की होगी। आगे देखिए खंड 4 की प्रथम शर्त के प्रयोजन के विशेष प्रशिक्षण। इसमें लिखा हुआ है विशेष प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम या तो विद्यालय परिसर में होगा अथवा सुरक्षित आवासीय स्थानों पर जहां सुविधाएं उपलब्ध हों। यह प्रशिक्षण या तो विद्यालय के अध्यापक आयोजित करेंगे या वे जो उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाएंगे। न्यूनतम अवधि 3 महीने की होगी। इससे अधिगम प्रगति के नियतकालिक आकलन को आधार मानते हुए अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। इस विशेष प्रशिक्षण को पश्चात जब बच्चा अपनी आयु अनुकूल कक्षा में प्रवेश पा लेगा तो भी कक्षा में उस पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा ताकि वह अन्य बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सके। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है राज्य सरकारों के कर्तव्य। आरटी अधिनियम 2009 केंद्र तथा राज्यों के लिए निहितार्थ। तो इसमें क्या है आरटी अधिनियम 2009 को लागू करना प्रारंभिक शिक्षा दिलाना राज्य तथा केंद्र सरकारों का संयुक्त दायित्व होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षा को संवर्धित सूची के अंतर्गत रखा गया है यानी कि शिक्षा जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही दायित्व है। अगला है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना, सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित करना, अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना, अध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और पूंजीगत लागत तथा आवर्ती खर्च का प्रावधान। तो इस तरीके से राज्य सरकारों के कर्तव्य हैं। अगला है स्थानीय अधिकारी की। राज्य सरकार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके निवास स्थान से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी पर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की स्थापना करेगी। यदि किसी क्षेत्र में पहले से ही कोई विद्यालय स्थित है तो आवश्यकता अनुसार उसमें वे कक्षाएं चलाई जाएंगी जो उसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता चला 1 से जो 5 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए अधिक से अधिक 1 किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए और 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए अधिक से अधिक 3 किलोमीटर पर स्कूल जो है उसकी स्थापना की जानी चाहिए। यदि किसी भी क्षेत्र में पहले से ही कोई विद्यालय है तो उसमें जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें कक्षाएं चलाई जाएंगी जो उसमें नहीं है। आगे लिखा है पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी की विद्यालय मानचित्रण कर रही है और अधिकारी की द्वारा सभी प्रकार के बच्चों जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं उनकी पहचान की जाएगी। रिकॉर्डों का रखरखाव। स्थानीय अधिकारी की अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को जन्म से लेकर जब तक 14 वर्ष तक के नहीं हो जाते उनका रिकॉर्ड रखेगी। यह कार्य वह प्रत्येक घर के सर्वेक्षण के द्वारा करेगी और इस रिकॉर्ड का अद्यतन यानी कि अपडेटिंग प्रति वर्ष किया जाएगा। इसमें क्या लिखा है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनका जन्म से लेकर के और जब तक वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते उनका रिकॉर्ड रखेगी और प्रति साल मतलब प्रति वर्ष इसको अपडेट भी करेगी। यदि कहीं भी किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारी को दी जाएगी। जैसे बच्चों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, विद्यालय में प्रवेश से मना कर देना आदि।
हमें बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। एक योजना बनाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर मॉनिटर करते रहना चाहिए। स्थानीय अधिकारी की से ये अपेक्षा है कि वह बच्चे के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को मॉनिटर करे। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो 3 वर्ष के लिए होगा। इसमें आधारभूत आवश्यकताएं, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताएं जैसे आवश्यकता अनुसार अध्यापकों या मुख्य अध्यापकों की नियुक्ति तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्तव्य। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान को कार्यान्वित करने में सहायता करेगा। हम अपने क्षेत्र के सभी उन बच्चों की पहचान करें और सूची बनाएं जो विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं तथा पड़ोस के विद्यालयों की पहचान करें और बच्चों को इनसे अवगत कराएं। विद्यालय प्रबंधन समिति। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रबंधन समिति बच्चों के अभिभावकों में से ही बनाई जाएगी, जिनकी संख्या 75% होगी। इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है वो जो भी बच्चे के अभिभावक हैं उनसे बनाई जाएगी और इनकी संख्या कितनी होगी, तो 75% इनकी संख्या होगी। ये डाटा याद रखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो ये समिति है इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको देख लीजिए एक बार। ये सुनिश्चित करना कि अध्यापक गैर शैक्षिक कार्य के बोझ से नहीं दबे हैं, केवल जनगणना तथा चुनावी ड्यूटी को छोड़कर। यानी कि अब ये चीज़ जो है वो लागू कर दी गई है कि जो टीचर है उसको केवल जनगणना, चुनावी ड्यूटी और इसके साथ ही साथ जो आपदा है उसकी स्थिति के अलावा किसी अन्य कार्य में टीचर को जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। टीचर का एकमात्र कर्तव्य जो होगा वो बच्चों को पढ़ाना ही होगा, सिवाय चुनावी ड्यूटी, जनगणना के। और इसके साथ साथ अगर कोई भी आपदा आ जाती है देश पर तो उसमें लगने के अलावा उनको और किसी कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या वो किसी और कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। समान ड्यूटी के अतिरिक्त अध्यापकों से अपेक्षा है कि वे एक ऐसी व्यापक फाइल बनाए रखें जिसमें प्रत्येक बच्चे का संचय रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड ही उस वर्ष के लिए संबंधित बच्चे की पूर्ति प्रमाण पत्र देने का अधिकार होगा। अध्यापकों से भी ये अपेक्षा है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठचर्या निर्माण, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अध्यापकों के लिए एक शिकायत सुधार प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तथा खंड स्तर पर विद्यालय ट्रिब्यूनलों का गठन करेगी। राज्य स्थानीय अधिकारी की अध्यापक अध्यक्षता अनुपात पर दृष्टि रखेगी। तो ये सारे कार्य जो है वो प्रबंधन समिति के होंगे। पाठचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन, इसे पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार यह अधिसूचना जारी करेगी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जो राज्य की शैक्षिक अधिकारी की है पाठ्य पुस्तकें, पाठचर्या तथा अधिगम सामग्री तैयार कराएगी। संस्था सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। पाठचर्या के कार्यान्वयन के लिए निर्देश पुस्तिका यानी कि गाइडलाइन का अभिकल्पन तथा निर्माण करेगी। इसके लिए ये भी बताएगी कि व्यापक तथा सतत मूल्यांकन को कैसे व्यवहारिक रूप दिया जाए। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने पर 1 महीने के अंदर विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा अगला हेडिंग है। देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य स्तरीय आयोगों का गठन किया है। ऐसे राज्यों में जहां बच्चों के अधिकारों की राज्य के लिए राज्य स्तरीय आयोग का गठन नहीं हुआ है, राज्य सरकार वहां ऐसे आयोग गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जब तक ऐसा नहीं होता, राज्य सरकार एक अंतरिम अधिकारिकी का गठन कर रही है जिसे शिक्षा का अधिकार परिरक्षण अधिकारिकी का नाम दिया जा रहा है। अधिकारों के प्रकार, तो अधिकारों के 2 सामान्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक वे अधिकार जो बच्चों का कानून के अंतर्गत स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में समर्थन करते हैं तथा दूसरे वे जिनका उद्देश्य बच्चों पर उन पर किए जाने वाले अपराध, क्षति से बचाना है
जो समाज के कुछ लोग उनकी आश्रिता या लाचारी के कारण उन पर करते हैं। ऐसे अधिकारों की मांग समाज से की जाती है। इन अधिकारों को क्रमशः सशक्तिकरण के अधिकार तथा सुरक्षा के अधिकार कहा जाता है। नीचे लिखा है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा संबंधित सूची है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा जो है वो संबंधित सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों का संयुक्त रूप से दायित्व है। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार अनुमानित खर्च तैयार करेगी तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देगी। इस अनुदान का कुल खर्च की निर्धारित प्रतिशत हो सकती है जो समय समय पर बदलती रहती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का ही सामूहिक दायित्व होगा। संबंधित राज्य में लिखा है कि यह सुनिश्चित करेगा कि 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में प्रवेश पाए, विद्यालय में आए तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे, पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आधार पर बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा के प्रतिपादन में कोई भेदभाव नहीं है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति करने में उन्हें विद्यालय में सभी प्रकार के ढांचागत तथा शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ये थी हमारी आज की यूनिट 3 यानी कि इकाई 3, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो इस यूनिट को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा जिससे कि जो भी टॉपिक हैं उनको आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाइए। देखिए यूनिट में काफ़ी चीज़ें दी रहती हैं जो कि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हो, ये हाईलाइट किया हुआ, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, तो हम आपको ये इस तरीके से PDF हाईलाइट किया हुआ वो अपने टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे PDF को। वहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF के माध्यम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।